नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं नीरज। अभी हम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार मोहम्मद मुआज हुसैन हैं। और बात करें तो ये एजुकेशन काउंसलर भी हैं जो छात्रों को बताते हैं कि किस तरह से पढ़ाई करें। और लॉकडाउन के जिस तरह से हालात, आपको बता दें कि बिहार में करीबन 3 साल से लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इनसे संबंधित हम शिक्षा व्यवस्था से संबंधित इनसे सवाल करेंगे और इनसे जवाब भी पाएंगे। सबसे पहले न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे, जिस तरह अगर देखा जाता है कि पहले भी लॉकडाउन था और अभी नाइट कर्फ्यू थी जो हटा दिया गया है, तो क्या इसमें शिक्षा संस्थान पर कितना असर पड़ा है और छात्रों के जीवन में इससे क्या लगता है कि ये कुछ अलग कर पाएंगे या यही ऑनलाइन का जो माध्यम है उसमें ये इफ़ेक्ट पड़ता है? देखिए, प्रभाव की बात करें तो पूरे देश में जितने भी सेक्टर हैं सभी पे प्रभाव पड़ा है। एक शिक्षा का क्षेत्र ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में तो पड़ा ही पड़ा है, लेकिन कई सारे क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ा है। लेकिन ख़ास तौर से हम शिक्षा की बात इसलिए करते हैं क्योंकि देश का जो भविष्य है वो शिक्षा पर निर्भर करता है। देश में जो बच्चे पढ़ते हैं और इस पर निर्भर करता है, इसलिए हम शिक्षा की बात पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा गौर करते हैं। और कहीं ना कहीं कई बच्चे ऐसे भी दिखेंगे आपको जो इस लॉकडाउन का अवसर के तौर पर उसका उपयोग किए हैं, उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर उसका उपयोग किए हैं। लेकिन कई क्षेत्र में ऐसा भी हुआ है जो असुविधा के कारण कहें या सुविधा नहीं मिलने के कारण उसे बहुत हानि हुई है लॉकडाउन का। लेकिन हम कई दिनों तक इस तरह का प्रोग्राम भी पहले चलाए थे लॉकडाउन से पहले भी, जब लॉकडाउन खुला तब भी के बच्चे विद्यालय आखिर क्यों नहीं जाते हैं। तो हर क्षेत्र में मैंने कई क्षेत्रों में घूमा है, बच्चों के गार्जियन से बात की है, बच्चों से बात की है कि बच्चे आखिर विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं। तो हम उन्हीं बच्चों को, कोई संस्था हो या कोई मोहल्ला हो या कोई गांव हो, उसी गांव में या क्षेत्र में या मोहल्लों में जाकर बच्चों के पिता को और बच्चों को मोटिवेशन देने का काम करते हैं, उनको ऊर्जा देने का काम करते हैं, ताकि मेरी ऊर्जा से अगर कुछ भी बच्चे अगर विद्यालय तक पहुंच जाते हैं और अपनी पढ़ाई में वो रुचि ले पाते हैं तो ये मेरा बहुत बड़ा उपलब्धि होगा, हम यही मानते हैं। अगर देखा जाए तो जिस तरह से बड़े बड़े संस्थान, कोचिंग संस्थान या कहें तो जो स्कूली शिक्षा है कितना प्रभावित हुआ है, क्योंकि जो भी अगर प्राइवेट सेक्टर है उसमें तो ऑनलाइन के माध्यम से या गरीब तबके के लोग नहीं रहते हैं, जो भी गार्जियन उनके होते हैं वह इतना तो ज़रूर रहता है कि उनके पास सभी साधन हो। लेकिन जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं तो उन लोग कैसे ऑनलाइन पढ़ेंगे? जिस तरह से आपने कहा कि ऑनलाइन के माध्यम से कुछ अच्छा भी किए हैं और उतना ख़राब भी नहीं हुआ है, तो क्या लगता है वो लोग जो है कैसे पढ़ेंगे? कहीं ना कहीं अगर इसमें सही मायने में देखा जाए तो सरकारी विद्यालय में जो बच्चे थे उनकी ज़्यादा हानि हुई है। प्राइवेट स्कूलों के बच्चे जो है कहीं ना कहीं उनको तो विद्यालय की तरफ से जो शिक्षा मुहैया कराई जाती थी, ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराई जाती, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा जो है और जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उसमें बहुत ज़्यादा का फ़र्क हो जाता है। वो वातावरण नहीं मिल पाता बच्चों को उस तरह का पढ़ने का ऑनलाइन में। और लेकिन ये भी सरकारी विद्यालय के बच्चे को कहीं किसी क्षेत्र में ऐसा हुआ जो नहीं मिल पाया, तो कह सकते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे कहें या फिर जिन्हें सुविधा नहीं मिल पाई, ये जिन्हें ऑनलाइन फैसिलिटी भी नहीं मिल पाई, उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा इस कोरोना के कारण। बहुत लंबे समय तक उनको कहीं ना कहीं भरपाई देनी होगी और उसकी व्यवस्था करनी होगी कि जो पढ़ाई उनका लंबे समय तक रुका रहा। क्या आपको नहीं लगता है कि जो ऑनलाइन और ऑफलाइन, जो ऑफलाइन में होता था आके प्रार्थना करना, फिर सभी एकदम अनुशासन में रहना, क्या ऑनलाइन में ये सारा होता है? वही हमने अभी इससे पहले भी कहा कि ऑनलाइन में ऑफलाइन में बहुत अनुशासन पर कितना प्रभाव पड़ा है? अनुशासन पर भी बहुत तरह का प्रभाव पड़ता है। अब जो बच्चे ऑनलाइन अगर शिक्षा ले रहे हैं तो क्या पता, आप गार्जियन तो एनी टाइम उसके पास नहीं है, वो सदुपयोग कर रहा है कि दुरुपयोग कर रहा है उसका क्या पता। तो ये भी बड़ा एक डिमेरिट है ऑनलाइन शिक्षा का, कि छोटे बच्चे होते हैं तो वो
पढ़ाई कर रहे हैं या फिर दूसरे कामों में व्यस्त है ऑन इंटरनेट पे, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिमेरिट है। लेकिन विद्यालय का एक ऐसा वातावरण होता है, विद्यालय के वातावरण में कई तरह की बातें हैं। अनुशासन की बात करें, खेलकूद की बात करें तो कई तरह के, जैसे खेलकूद भी ऑनलाइन शिक्षा में खेलकूद की बातें नहीं होती है, और विद्यालय में अनुशासन की बात करें या खेलकूद की बात करें या विद्यालय में जो एक्स्ट्रा करिकुलम होते हैं उसकी बात करें, ये इस चीज़ का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अभाव हो जाता है ऑनलाइन शिक्षा अगर में। देखा जाए तो जैसे कि बहुत सारे एक यूनिवर्सिटी के अंदर में जो भी महाविद्यालय आते हैं उसमें देखा जाता है कि जो बिहार में अक्सर ये देखा जाता है कि उसमें क्या करता है कि इंटर या मैट्रिक किसी का सेंटर डाल दिया जाए और जो छात्र उसमें पढ़ रहे हैं उनका जो वर्ग है स्थगित हो जाता है, उनका नहीं हो पाता है। तो क्या लगता है इस पर सरकार को कितना सोचना चाहिए या यूनिवर्सिटी को कितना ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, हमेशा विद्यालय हो या महाविद्यालय हो उसमें परीक्षा निरंतर किसी न किसी चीज़ का चलता रहता है। ग्रेजुएशन हो, पीजी हो, किसी चीज़ न किसी चीज़ का निरंतर परीक्षा चलती रहती है, जिसके कारण वहाँ की कक्षाएं बाधित होती है। तो इसके लिए सरकार को जो है हर कॉलेज में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में एक परीक्षा विभाग होना चाहिए, परीक्षा हॉल होना चाहिए जिसमें सिर्फ परीक्षा लेने का कार्य चले। तो इस तरह में वर्ग स्थगित रहने से बच सकता है और शिक्षा बाधित नहीं होगी। बच्चे विद्यालय उसी तरह आते रहेंगे जिस तरह हर रोज़ आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या हल होगा महाविद्यालय और विद्यालय का। क्या लगता है जिस तरह से अगर देखा जाए तो कोरोना महामारी में बहुत सारे ऐसे चीज़ है, जैसे कि अगर बात करें तो व्यवसाय को लेकर, चाहे देखा जाता है कि नौकरी को लेकर, तो इसमें वैकेंसी में बहुत मारामारी होता है। और भी जैसे कि अभी तुरंत में एनटीपीसी आरआरबी का ये आंदोलन हुआ था और जिसमें बहुत सारे छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ था और सरकार के खिलाफ भी बहुत सारे ऐसे और टीचर के खिलाफ भी एक्शन हुआ था। तो क्या लगता है इस तरह का ऑनलाइन में और ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ने वाले छात्र और लॉकडाउन में कितना प्रभावित हुआ है, कितने बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं छात्र? देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात करें, अगर बड़े छात्रों में अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन के बच्चे जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं, सिंसियर होते हैं, अपना लक्ष्य जानते हैं हमें क्या करना है, अच्छे से करना है, जो भी करना है अच्छे से करना है। तो उनके लिए कहीं ना कहीं लॉकडाउन उतना प्रभावित नहीं करता है जितना छोटे बच्चों के लिए प्रभावित करता है। तो मैंने इससे पहले भी कहा कि कई बच्चे ऐसे भी हैं जो प्रतिस्पर्धा की तैयारी कर रहे हैं या हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इसका अवसर के रूप में भी उपयोग किए हैं, इस लॉकडाउन को अवसर के रूप में भी उपयोग किए हैं और अच्छा परिणाम आए हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं 1 से लेकर 8 तक में 50% ही बच्चे उसमें शामिल हो सकते हैं, बाकी 50% नहीं होंगे। तो क्या लगता है जो नहीं होंगे वह किस तरह से करेंगे पढ़ाई? देखिए, नहीं होंगे का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर किसी विद्यालय में क्लास 8 या 9th है, 8 है, 7 है, तो उसमें अगर 2 सेक्शन है तो एक सेक्शन आज आएंगे तो एक सेक्शन कल आएंगे, इस तरह होगा। लेकिन ये नहीं कि 50% बच्चे जो है घर पे हमेशा बैठेंगे और 50% बच्चे जो है हमेशा विद्यालय लेंगे। अल्टरनेट होगा उन लोगों के लिए, 50% बच्चों को बांट दिया जाएगा। तो इस तरह में ये नहीं लगता है कि किसी के लिए साथ बच्चे के साथ अन्याय होगा कि ये आ रहा है विद्यालय, ये नहीं आ रहा है। तो दोनों को इक्विवेलेंट जो है मौका मिलेगा पढ़ने का। तो अंतिम में हमारे चैनल के माध्यम से वैसे छात्रों को क्या अपील करेंगे जो कोरोना काल में जिस तरह से अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर पाए हैं, उनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से उनके पास सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो गांव तबके में रहते हैं जिनके पास टावर या नेटवर्क का बहुत सारा इशू आ रहता है, तो उनको क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? वैसे बच्चे अब तो खैर विद्यालय भी खुल गए हैं, महाविद्यालय खुल गए हैं, हर चीज़ सभी सारी चीज़ें खुल चुकी है। अब कवर करेंगे और अच्छे से अच्छा पढ़ाई करेंगे, इसमें कवर कर सकते हैं आसानी से, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।